Good morning, children. Today we'll study class 9 civics. What is democracy and why democracy? Chapter 1. Part 1 में हमने देखा कि what do you mean by democracy. Democracy का हमने simple सा form definition देखा. Democracy is a form of government in which the rulers are elected by the people. ठीक है. और इसमें हमने फीचर्स देखे डेमोक्रेटिक और नॉन डेमोक्रेटिक के फीचर्स यहाँ भी देखिए. और हमने यहाँ की फीचर्स देखे जो कि है डेमोक्रेसी की. इसमें से हमने फर्स्ट की फीचर्स हमने देखा था. इन अ डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद द दोज हु इलेक्टेड बाय द पीपल. वही पावर में आ सकते हैं और वही पावर का डिसीजंस ले सकते हैं जो कि इलेक्टेड बाय पीपल. तो जिस तरीके से इसमें हमने परवेज़ पाकिस्तान के जनरल परवेज़ मुशर्रफ कहा देखी की स्टोरी. तो किस तरीके से वो मिलिट्री रूल से और अपना सब सेटअप कर रहे थे और तो इसलिए डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं था पाकिस्तान. ये हमने देखा, स्टडी किया इसमें. और हमने इसमें आगे देखा सेकंड की फीचर्स था हमारा कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने चाहिए. तो जो जिसमें हमने चाइना और मैक्सिको के चाइना के बारे में पढ़ा था. अभी तक चाइना में हमने देखा कि इलेक्शंस होते हैं, 5 साल के लिए इलेक्शंस होते हैं. लेकिन क्या होता है वहाँ जो चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी होती है उसी के ही लोग जो होते हैं जो उसके अंडर में रहते हैं, वो जो उसको अप्रूवल करता है वही पार्टी जो है इलेक्शन लड़ सकती है. तो इसमें भी फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं हो रहे हैं क्योंकि वो सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी ही जो थी चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी, वो जिसके फेवर में वो रहती थी. बिफोर कंटेस्टिंग इलेक्शन कैंडिडेट नीड्स अप्रूवल चाहिए था उनका, तो वही इलेक्शंस में खड़े हो सकते थे, है ना. तो इस तरीके से चाइना में भी ये डेमोक्रेटिक जो फीचर्स हैं वो भी फॉलो नहीं हो रहे हैं. मींस फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं हो रहे हैं क्योंकि ऐसा थोड़ी ना कोई भी इलेक्शंस लड़ सकता है. यदि फ्री एंड फेयर है तो यदि आप चाहें तो आप भी खड़े हो सकते हैं ना, यदि आपकी एज है तो इस तरीके से. लेकिन वहाँ ऐसा नहीं हो रहा था. तो वहाँ पे जो इस तरीके से चीज़ें नहीं हो रही तो वहाँ बहुत बड़ा फेमिनाइन हुआ जो 1958 से लेकर 1961 तक चला, जिसमें लाखों लोग मरे. तो एक कहानी चाइना की थी इसके लिए. और एक मैक्सिको का भी एक स्टोरी है जिसमें क्या है, सिंस 1930 के इंडिपेंडेंस से पहले मैक्सिको होल्ड्स इलेक्शन आफ्टर. हर 6 साल में इलेक्शंस होते थे टू इलेक्ट हिज प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने के लिए. द कंट्री हैज़ नेवर बीन अंडर, ये जो कंट्री थी इसमें मिलिट्री रूल भी नहीं था, डिक्टेटरशिप रूल भी नहीं था. लेकिन फिर भी ये कंट्री क्या थी, डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं थी. क्यों? क्योंकि फ्री एंड फेयर इलेक्शन इज़ द बेसिस फीचर. यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे हैं कि जो बेसिक फीचर्स है डेमोक्रेसी का कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होनी चाहिए. लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे फ्री जो थे वो नहीं हो रहे थे. फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हो पा रहे थे मैक्सिको में भी. क्यों? इन मैक्सिको अंटिल 2000 एवरी इलेक्शन वाज वन बाय द पार्टी कॉल्ड PRI. हमेशा से क्या हुआ, 2000 तक क्या होता था वहाँ पे जो एक PRI पार्टी थी, दैट इज़ इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी. आपको इस 1 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, नेम द फेमस पॉलिटिकल पार्टी ऑफ मैक्सिको. तो ये आएगा. तो इसमें यही पार्टी क्या थी, हमेशा वो जो थी इलेक्शन जीतती थी. अपोजिशन पार्टी डिड नॉट कंटेस्ट इलेक्शन. जो अपोजिशन में लोग थे वो कभी भी लड़ते नहीं थे. बट नेवर मैनेज टू विन. लड़ते थे इलेक्शंस लेकिन कभी भी जीत नहीं पाते थे. क्यों? क्योंकि हमेशा जो था वो कौन सी पार्टी जीतती थी इलेक्शंस, PRI पार्टी, दैट इज इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी जो थी मैक्सिको की, वही हमेशा इलेक्शन जीता करती थी. The PRI was known to be the most use many dirty tricks to win the elections. ये जो पार्टी थी वो बहुत dirty tricks यूज़ करती थी. जैसे एज अ स्टूडेंट्स हम बोलें कि मैं आपके पेरेंट्स को कहूँ कि नहीं आप वोट दीजिए, ये कीजिए, मैं अपनी तरफ वो करूँ, है ना. तो ये जो पार्टी थी ये भी कुछ अनफेयर चीज़ें यूज़ करती थी ताकि वो इलेक्शंस जीत सके. और कुछ ब्राइब करती होगी, पैसे देती होगी, है ना. तो अनफेयर ट्रिक्स यूज़ करती थी ताकि वो हमेशा इलेक्शंस जीत सके. ऑल दोज हु वेयर एम्प्लॉयड इन द गवर्नमेंट ऑफिस हैड टू अटेंड दिस पार्टी मीटिंग. जो भी गवर्नमेंट सर्विस में थे वो क्या ट्रिक्स करती थी, देखो, जो भी गवर्नमेंट सर्विस में लोग थे उनको उसकी पार्टी मीटिंग अटेंड करनी होती थी. टीचर्स ऑफ द गवर्नमेंट स्कूल यूज टू फोर्स द पेरेंट्स टू वोट फॉर PRI. अब जितनी गवर्नमेंट टीचर्स थी वो अपने बच्चों को बताती थी कि अपने पेरेंट्स को कहो कि वो PRI पार्टी को ही वोट करें.
ये सब ट्रिक्स थे उनके। मीडिया लार्जली इग्नोर्स द एक्टिविटीज ऑफ द अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज एक्सेप्ट द टू क्रिटिसाइज देम। जो मीडिया थी वो भी इनके पूरे कंट्रोल में थी, और वो जो अपोजिशन को तो वो हमेशा क्रिटिसाइज करती थी अपोजिशन पार्टी को। होल्डिंग इलेक्शंस ऑफ दिस काइंड इज नॉट सफिशिएंट। ऐसी टाइप के इलेक्शंस को कराना सफिशिएंट नहीं था। द इलेक्शन मस्ट ऑफर अ रियल चॉइस बिटवीन द पॉलिटिकल अल्टरनेटिव्स। यदि आप इलेक्शंस करा रहे हैं तो पब्लिक्स को एक फेयर चॉइस देना चाहिए कि वो किसको चुनना चाहते हैं, एंड इट शुड बी अ पॉसिबल फॉर द पीपल टू यूज अ चॉइस टू रिमूव द एग्जिस्टिंग रूलर इफ दे विश। यदि पब्लिक को लगता है कि ये जो पार्टी अभी इलेक्शन लड़ रही है वो अनफेयर काम कर रही है, लोगों के लिए अच्छा काम नहीं कर रही है, तो वो क्या कर सकते हैं, वो उसको नेक्स्ट टाइम में उसको हटा सकते हैं। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हो रहा था, फेयर नहीं हो रहा था। क्यों? क्योंकि पीआरआई पार्टी जो थी वो हमेशा जीतती थी, वो अनफेयर ट्रिक्स यूज़ करती थी। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि मैक्सिको में जो ये सेकंड फीचर्स है, जो क्या था सेकंड फीचर्स, हम फिर से देखते हैं। डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन अ फ्री एंड फेयर इलेक्शन वेयर दोज करंटली इन द पावर हैव द फेयर चांस टू प्रोसीड। जो भी फेयर चांस होना, जो भी फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए, और ऐसा है कि जो पार्टी अभी जीत रही है हो सकता है वो नेक्स्ट टाइम वो हार भी सकती हो, ऐसा की फीचर्स है। तो ये जो था यहाँ पर मैक्सिको भी आप बोल दीजिए कि ये डेमोक्रेटिकली काम नहीं हो रहा था, तो ये भी डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं था। और एक इसका थर्ड फीचर्स है 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू, कि हर पर्सन को वोट देने का अधिकार। इन अ डेमोक्रेसी each adult citizen must have 1 vote and each vote must have value। हर सिटीजन को डेमोक्रेसी में, जो सिटीजन है, अडल्ट सिटीजन है, उनको वोट देने का अधिकार होना चाहिए और उनके वोट की वैल्यू होना चाहिए। ओके, अ ट्रू डेमोक्रेसी अगेंस्ट ग्रांट्स इट्स सिटीजन्स व्हाट इज द कॉल्ड यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। ये आप बहुत क्लास 6 से पढ़ते आ रहे हैं। It means that all the adults have the right to vote without any discrimination based on, कोई भी सभी लोगों को वोट देने का अधिकार होता है, इसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, चाहे वो किसी भी सेक्स हो, मेल हो, फीमेल हो, कलर हो, रेस बेसिस पे हम नहीं कर सकते हैं, कास्ट के बेसिस पे, हम क्लास के बेसिस पे हम उनको डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, सभी लोगों को वोट देने का अधिकार होता है। Each person can cast 1 vote, all votes are counted. The person who gets maximum number of votes gets elected in the many countries. This is not how the system works. This is अब देखिए यहाँ पे क्या है, पर चुनाव होते हैं, लोग खड़े होते हैं, हर व्यक्ति जाके वोट डालता है, जिसमें से जो व्यक्ति चुना, जिसको ज़्यादा वोट बोलते हैं, वो इलेक्ट होता है। There are many instances of the denial of the equal right to vote। यहाँ बहुत सारे, ऐसा सब जगह नहीं हो रहा था ऐसा ना। तो जैसे यहाँ पर हम केस देखते हैं कि सऊदी अरेबिया में अंटिल 2015 सऊदी अरेबिया में जो थे वुमेन थी, जो थी, उनको वोट राइट टू वोट था ही नहीं, वो वोट दे ही नहीं सकते थे। और एक केस है, हम देखते हैं एस्टोनिया का, जो रशिया के पास है। रशिया आपको पता होगी कि पहले यूएसएसआर के नाम से जाना जाता था। एस्टोनिया रशिया के पास है। वहाँ पे जो माइनॉरिटी, रशियन माइनॉरिटीज़ थे, फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू गेट द राइट टू वोट। जो आपके रशियन माइनॉरिटीज़ थे, उनको बहुत ही डिफ़िकल्ट होता था राइट टू वोट मिलने का, उनको राइट टू वोट का अधिकार नहीं मिलता था। एस्टोनिया हैज़ मेड इट्स सिटीजनशिप रूल्स इन सच अ वे दैट द पीपल बिलोंगिंग, उन्होंने अपना सिटीजनशिप रूल ऐसा बना दिया था कि जो रशिया से आए हुए लोग थे, माइनॉरिटीज़ लोग थे, रशियन माइनॉरिटीज़, उनको क्या होता था कि राइट टू वोट का अधिकार नहीं मिलता था। क्लियर? अब इन फिजी में हम देखते हैं, फिजी क्या है, एक आइलैंड है। आइलैंड आपको पता है क्या होता है, जो चारों साइड वाटर से सराउंडेड रहता है ना, चारों साइड पानी से घिरा होता है। तो फिजी इज एन आइलैंड। द इलेक्टोरल सिस्टम इज द such that a vote of an indigenous Fiji has more value than that of an Indian Fijian। अब यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है आपको कि जो फिजी है, वहाँ का जो आइलैंड है, वहाँ के जो लोग हैं, जो फिजी के लोग हैं, उनके जो वोट वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा है।
वोटिंग वैल्यू जो है हैज़ मोर वैल्यू एज कम्पेयर टू इंडियन फिजियन। मतलब आप बोल सकते हैं कि क्या होता है, मैंने अभी को इसमें हम कैसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए कोई अभी इंडिया में कोई अमेरिकन यहाँ आके रहने लगता है, उसके बच्चे होते हैं यहाँ पर, वो यहीं ग्रोथ करते हैं, है ना, वो यहीं पलते बढ़ते हैं, उनकी 4th जनरेशन अमेरिका से आई थी लेकिन वो बाद में यहाँ पर रहना शुरू कर दिया, तो हम उनको क्या कहते हैं, इंडियन अमेरिकन। हो सकता है कि इंडिया में क्या हो कि इंडियन अमेरिकन को ज़्यादा राइट ना मिले, वोट ना दे, इस तरीके से, ऐसा है नहीं, जस्ट वी आर एक्सप्लेनिंग, ओके। तो ऐसा हो जाए तो फिजियन में भी क्या है कि जो बाहर से लोग आए, जो वहाँ के पर्टिकुलर लोग थे जो शुरू से वहाँ रहते थे वो थे। अब फिजियन मतलब जो बाहर से आए हुए हैं, है ना, जो बाहर से आए हैं वहाँ पे, वो जो उनके एंसेस्टर फोर फादर वहाँ शुरू से बसने लग गए, क्योंकि लोग यहाँ से पहले क्या करते थे, लोग बाहर से लेकर आते थे, प्लांटेशन के लिए लेकर आते थे, काम के लिए अपने यहाँ से लोगों को दूसरी जगह ले जाते थे अपने शहर में, तो फिर वहाँ के लोग जो वहीं बसने लग गए तो वो वहीं के सिटीजन हो गए उनके। लेकिन उनको जो बाहर से आए हुए लोग वहाँ जो बसने लगे थे उनको उतने अधिकार नहीं दिए गए, वोट ऑफ अधिकार नहीं मिले थे उनको, ठीक है। तो अब यहाँ देखो, तो थर्ड फीचर्स हमारा कहता है कि इन अ डेमोक्रेसी ईच एडल्ट सिटीजन मस्ट हैव वन वोट, ईच वोट मस्ट हैव वन वैल्यू, और सभी के वोट का वैल्यू होता है ना। ऐसा भी नहीं है कि कोई पैसे वाला व्यक्ति है और वो कहता है कि मेरे पास तो बहुत पैसे हैं, लो मैं एक वोट नहीं 2 बार वोट डालूं, ऐसा भी नहीं हो सकता। ईच वन वोट, है ना, सब लोगों को एक बार वोट देने का अधिकार होता है, एवरी पर्सन। तो हमने यहाँ देखा कि सऊदी अरेबिया बोलिए, एस्टोनिया बोलिए, फिजी बोलिए, यहाँ पे लोगों को वोट देने के, कुछ लोगों को वोट देने के अधिकार नहीं थे, तो ये भी डेमोक्रेटिक नहीं है। क्लियर। अब एक फोर्थ इसका फीचर्स है रूल ऑफ लॉ एंड रेस्पेक्ट फॉर राइट, ठीक है। अब इसमें हम ये समझते हैं कि यहाँ पे बताता है कि आप जो भी काम करें वो रूल की, इसमें हम जिम्बाब्वे की कहानी पढ़ेंगे। जिम्बाब्वे का देखते हैं हम यहाँ पे। जिम्बाब्वे क्या है, एक अफ्रीकन कंट्री है। जिम्बाब्वे क्या है, अफ्रीकन कंट्री है। उनको जब इंडिपेंडेंस मिला, कब, 1980 में। कब मिला उनको इंडिपेंडेंस, 1980 में। किससे, वाइट माइनॉरिटीज़ थे, उनको इंडिपेंडेंस मिला, जो थे वहाँ से उनको इंडिपेंडेंस मिलता है, दैट इज़ 1980 में। और इनके जो रूल थे ये जनाओ पीएफ पार्टी, जनाओ पीएफ पार्टी, ये रेगुलरली बट वन पार्टी दैट इज जनाओ पीएफ पार्टी ही यहाँ पर इलेक्शन जीता करती थी। जिसके रूलर थे आपके इनके जो रूलर थे वो रॉबर्ट मॉकबे थे। कौन थे इस पार्टी के, देखिए इंडिपेंडेंस मिला 1980 में, वहाँ पे रूल होता था इस जनाओ पीएफ पार्टी का रूल होता था, और इसके जो लीडर थे वो थे रॉबर्ट मॉकबे। रॉबर्ट मॉकबे जो थे वो हमेशा ये जो जीता करते थे, क्या, इलेक्शंस जीता करते थे। ओवर द ईयर्स प्रेसिडेंट मॉकबे has changed the constitution several times to increase the power of the president and make it less accountable। आप देखिए अब इन्होंने क्या किया, जो रॉबर्ट मॉकबे जो थे ये हमेशा क्या थे, बहुत पॉपुलर थे और वो हमेशा प्रेसिडेंट होते थे, हमेशा प्रेसिडेंट बनते थे। और ये जो रूल ऑफ पीएफ पार्टी जो थी, जनाओ पीएफ पार्टी, ये जो पार्टी वाज द फ्लैग बियर्ड ऑफ द नेशनल स्ट्रगल। इसको फ्लैग बियर्ड ऑफ नेशनल स्ट्रगल हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये आज़ादी की लड़ाई में इन्होंने बहुत पार्ट किया था, ठीक है। ये पार्टी जो थी इन्होंने आज़ादी की लड़ाई वहाँ के लिए पार्ट किया था, लड़ाई की थी। तो इसमें जो रॉबर्ट मॉकबे थे वो बहुत पॉपुलर हुए और ये हमेशा क्या करते थे, ये हमेशा प्रेसिडेंट बनते थे। तो इन्होंने क्या किया कि कुछ ही यूज अनफेयर प्रैक्टिस इन इलेक्शन। इन्होंने जब इलेक्शन में कुछ अनफेयर प्रैक्टिस यूज करना शुरू कर दिया। अमेंडेड कॉन्स्टिट्यूशन इन हिज फेवर। देखो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होते हैं, संशोधन होता है, लेकिन ये जो प्रेसिडेंट थे इन्होंने क्या किया अपने हिसाब से कि इनके लिए क्या अच्छा है, ये प्रेसिडेंट बने रहें, इनके लिए क्या फेवर में होगा, अपने फेवर में उन्होंने अमेंडमेंट किया। किसमें, कॉन्स्टिट्यूशन में। अपोजिशन पार्टी वर्कर्स वी आर हैरास्ड
और जो अपोजिशन पार्टी थी उनको बहुत ही हरास किया जाता था। इन डेमोक्रेसी पीपल अपोजिशन कैन क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट बट दिस इज नॉट अलाउड इन जिम्बाब्वे। हमने बताया कि अपोजिशन पार्टी जो है वो जो रूलिंग पार्टी है उसको क्रिटिसाइज कर सकती है, वो किसी काम को गलत कर रहा है तो, लेकिन ये जिम्बाब्वे में अलाउड नहीं था। और अपोजिशन पार्टी के जो वर्कर्स थे वो उनको हमेशा हैरास किया जाता था यहाँ पे। और जो टेलीविज़न रेडियो मीडिया वाले जो थे वो पूरे कंट्रोल में थे, किसके, गवर्नमेंट के कंट्रोल में चलते थे। जो गवर्नमेंट कहती थी वो लोगों को बताती थी। और जो जुडिशरी थी वाज आल्सो इग्नोर्ड बाय द गवर्नमेंट। जो जुडिशरी थी वो भी हमेशा जो थी वो वाज इग्नोर्ड बाय गवर्नमेंट, हमेशा इग्नोर करते थे। द एग्जाम्पल ऑफ जिम्बाब्वे shows that the popular approval of the rulers is necessary in democracy। जो पॉपुलर है वो ज़रूरी है बट इट इज़ नॉट सफिशेंट। ये सफिशेंट नहीं है कि जो पॉपुलर हैं वही आए, ऐसा जरूरी नहीं है, सफिशेंट नहीं है। पॉपुलर गवर्नमेंट कैन बी अनडेमोक्रेटिक। देखो ये पॉपुलर थे लेकिन वो भी क्या थे, अनडेमोक्रेटिक थे। उन्होंने सब कुछ अपने हिसाब से कर लिया, तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो पॉपुलर है वो डेमोक्रेटिक हो, पॉपुलर वाले भी अनडेमोक्रेटिक हो सकते हैं। पॉपुलर लीडर्स कैन बी ऑटोक्रेटिक। इन द डेमोक्रेसी द स्टेट शुड रेस्पेक्ट सम बेसिक राइट्स ऑफ द सिटीजन। जो डेमोक्रेसी में है आपको हर सिटीजन्स के जो रेस्पेक्ट है उसको सिटीजन्स के राइट को रेस्पेक्ट करना होगा। दे शुड बी फ्री टू थिंक, टू हैव ओपिनियन, टू एक्सप्रेस देयर व्यूज। जो पब्लिक है, जो सिटीजन्स हैं, उसके पास यह राइट्स होने चाहिए कि वो अपने ओपिनियन को एक्सप्रेस कर सके, बता सके, है ना। टू फॉर्म द एसोसिएशन, टू प्रोटेस्ट एंड टू गेट द पॉलिटिकल एक्शंस। और यदि आपको कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही है तो डेमोक्रेसी में ये उनका राइट होना चाहिए कि वो उसको प्रोटेस्ट कर सकें। एवरीवन शुड बी इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ। और सभी लोग क्या है, जो लॉज है उसके में इक्वल होने चाहिए। दिस राइट्स मस्ट बी प्रोटेक्टेड बाय एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी whose orders is obeyed by everyone। Democratic government cannot do whatever it likes। Democratic government भी है तो वो जो चाहेगी वो नहीं कर सकती है ना, कि जब मन करा तो अपने मन से कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट कर दिया, ऐसा नहीं है। आप देखिए रूल ऑफ लॉ और रूल बाय लॉ। तो रूल ऑफ लॉ मतलब क्या होता है, जब जैसे कि जो रूल बने हुए हैं हमको उसके हिसाब से काम करना है। और रूल बाय लॉ मतलब आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जो केस है जिम्बाब्वे का, हम यहाँ देख रहे हैं रूल बाय लॉ। ये क्या कर रहे हैं कि अपने हिसाब से वो रूल को चेंज करते जा रहे हैं और अपना काम कर रहे हैं, है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, रूल बाय लॉ नहीं, रूल ऑफ लॉ। जो पहले से रूल्स बने हुए हैं उसके हिसाब से हमको काम करना है। और रूल बाय लॉ में क्या हो रहा है कि पहले हम रूल अपने हिसाब से उसको चेंज करते जा रहे हैं रूल को। Because it was one a democratic government cannot do whatever he likes simply because he have to win। आप सिर्फ इलेक्शन जीतने के लिए आप कुछ भी करें ऐसा नहीं हो सकता है, जो यहाँ पे जिम्बाब्वे के केस में हो रहा था। It has to respect some basic rules। In particular, it has to respect some guarantees to the minorities। Every major decision has to be go through a series of consultation। जो भी आप कर रहे हैं उसको कंसल्ट के साथ करना है। तो यहाँ पर जो फोर्थ फीचर्स है वो यही कहता है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स विद इन द लिमिट्स सेट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, लॉ एंड द सिटीजन्स राइट्स। यदि जो गवर्नमेंट रूल्स हैं उसको किसमें, जो लॉ बने हुए हैं उसी के लिमिट्स के अनुसार, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ जो बने हुए हैं उसके उसको फेवर में, उसको देखते हुए काम करना है। और जो भी सिटीजन्स के राइट हैं वो किसी तरीके से खंडित ना हो या उसको खराब ना हो, उस तरीके से सिटीजन्स के जो राइट है उसको रेस्पेक्ट करते हुए काम करना होगा। तो ये जस्ट फॉर समरी है जो हमने अभी तक पढ़ा चैप्टर में, कि फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या क्या रूल होने चाहिए। जैसे हमने पढ़ा तो डेमोक्रेसी सबसे पहले क्या था, डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर्स
आर इलेक्टेड बाय द पीपल। उसमें फर्स्ट हमने इसके फीचर्स देखा था कि इन अ डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मस्ट बी टेकन बाय द इलेक्टेड पीपल। हमने देखा कि जो रूलर इलेक्टेड बाय द पीपल है टेक ऑल द मेजर डिसीजन, जो इलेक्ट होगा वही डिसीजन लेगा। सेकंड में हमने देखा कि हमेशा फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने चाहिए और जो रूलिंग पार्टी है वो भी कभी हार सकती है, ऐसा होता है, ठीक है। हैव अ फेयर चांस ऑफ लूजिंग, क्लियर। और थर्ड हमने देखा कि क्या होना चाहिए, 1 पर्सन 1 वोट और 1 वैल्यू, सभी पर्सन्स को वोट देने का अधिकार होना चाहिए, ये हमने देखा। और फोर्थ फीचर्स हमने पढ़ा कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स विद इन द लिमिट्स, और जो भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स है वो काम कर रही है वो कैसा होना चाहिए, जो कॉन्स्टिट्यूशंस में लॉ और रूल्स हैं उसके हिसाब से उनको काम करना है, और सिटीजन्स के राइट को भी उनको रेस्पेक्ट करना है। तो ये पूरा जो था, ये पूरा डेमोक्रेसी पढ़ा हमने और उसके 4 फीचर्स पढ़े। और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी, ये नेक्स्ट पार्ट होगा हमारा। तब तक आप अपनी बुक से रीड आउट कीजिए।